हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लीगल दुनिया और मैं आपका दोस्त एडवोकेट मंजीत सिंह चौहान। दोस्तों, देशद्रोह एक बहुत ही कॉमन शब्द हो गया है। यह शब्द आपको थोड़े थोड़े अंतराल बाद मेन मीडिया या सोशल मीडिया में कहीं सुनाई या दिखाई दे पड़ता है। हाल ही में हमारे देश में इस तरह के मामले में वृद्धि हुई है। अगर हम हाल ही में देखें तो कंगना रनावत का मामला बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहा था, जहां कंगना रनावत के टीवी इंटरव्यू में दिए गए बयान पर लोगों ने अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया जाहिर की। कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े दिखे तो वही कुछ लोग उनके इस बयान से बहुत ही खफा थे और ऐसे नाराज लोगों ने यह राय जाहिर की थी कि कंगना रनावत के खिलाफ देशद्रोह के मामले में मुकदमा दर्ज हो। इसके अलावा अगर हम दूसरी घटना देखें तो यह है इंडिया पाकिस्तान के मैच की, जिसमें पहली बार पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के किसी फॉर्मेट में इंडिया पर जीत दर्ज की है। इस जीत की खुशी में हमारे देश में एक विशेष समुदाय के लोगों में बहुत ही ज्यादा हर्ष देखा गया। यह लोग बहुत ही कम थे, लेकिन ऐसे लोगों ने पाकिस्तान की इस जीत पर जश्न मनाया और फटाके भी फोड़े और ऐसे जीत और जश्न से संबंधित कुछ वीडियो सोशल मीडिया स्क्रीन पर वायरल भी हुए। उन वीडियोस के वायरल हो जाने के बाद हर किसी व्यक्ति की यही राय थी कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जाए और ऐसे लोगों को सजा दिलवा दी जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यही 2 मुकदमे हैं, ऐसे हजारों मुकदमे। हाल ही में दिशा रवि का कृषि कानून के संबंध में टूल किट मामला आपको याद होगा, या उससे पहले कन्हैया कुमार या शर्जील इमाम, हार्दिक पटेल, ऐसे बहुत से नाम हैं जिन पर देशद्रोह के मुकदमों के संबंध में कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देशद्रोह के इतने सारे मुकदमे हो जाने के बाद ऐसे लोग अक्सर बाहर ही नजर आते हैं। इन लोगों को सजा नहीं हो पाती है। ऐसे मामले जब दर्ज होते हैं तब तो बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन उन मामलों का आगे चलकर क्या होता है यह किसी को पता नहीं होता। दोस्तों, ऐसे ज्यादातर मामलों में पुलिस कार्रवाई नहीं होती है और अगर हो भी जाती है तो लोग न्यायालय से बरी हो जाते हैं। इस तरह के मामलों में सजा का रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है। और ऐसा क्यों है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही लॉ से रिलेटेड टॉपिक समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा देशद्रोह के कानून को। देशद्रोह का कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में बताया गया है। इसके लिए इस धारा में टर्म यूज किया गया है राजद्रोह, अंग्रेजी में सेडिशन। दोस्तों, भारत में भारतीय दंड संहिता सन 1860 में लागू की गई थी। इस संहिता के लागू होते समय यह धारा इस संहिता में नहीं थी, लेकिन सन 1870 में सर जेम्स स्टीफन ने एक संशोधन पारित करते हुए इस धारा को भी जोड़ा। तो अब हम सर्वप्रथम देखते हैं कि क्या कहती है धारा 124 से, और उसको देखने के बाद मैं आपको आसान शब्दों में बताऊंगा कि इस धारा का क्या महत्व है, क्या मतलब है। जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसका जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा इसके स्पष्टीकरण क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। स्पष्टीकरण 1 ये कहता है कि अप्रीति पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। स्पष्टीकरण 2 के अनुसार घृणा, अपमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित करने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण 3 घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध घटित नहीं करती हैं। अब हम इसको थोड़ा आसान करके समझते हैं। जो कोई व्यक्ति भारत सरकार विरोधी सामग्री को बोलता है, लिखता है या ऐसी सामग्री का एग्जीबिशन करता है या ऐसी सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है या विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अभक्ति या शत्रुता की भावना भड़काता है, तब वह व्यक्ति आजीवन कारावास से और जुर्माने से या 3 वर्ष तक की सजा से और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। लेकिन सरकार के किसी कामों को परिवर्तित करने की दृष्टि से अस्वीकार भावना से ऐसी किसी कार्य पर टीका टिप्पणी करना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है। इसके अलावा सरकार के प्रशासनिक क्रियाकलापों के संबंध में भी ऐसी टीका टिप्पणी करना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है। दोस्तों, चूंकि इस कानून का उद्भव अंग्रेजों द्वारा किया गया है, ब्रिटिशर्स इस कानून का उपयोग तत्कालीन रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति टीका टिप्पणी करता तो उसकी आवाज को कुचलने तथा दबाने के लिए प्रयोग में लाता था। लेकिन बात करें हम आज के संदर्भ की, तो इस धारा का बहुत से लोग विरोध करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह धारा अंग्रेजों के समय की धारा है और इस धारा का स्वतंत्र भारत में कोई उपयोग नहीं है।
इसलिए इस धारा को खत्म कर दिया जाना चाहिए या भारतीय दंड संहिता से हटा दिया जाना चाहिए। और इसके संबंध में लोग समय समय पर अपनी राय मुकर करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक मामले केदारनाथ वर्सेस राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा पे अपनी महत्वपूर्ण राय जाहिर की। आइए जानते हैं। यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का अतिक्रमण नहीं करती है, क्योंकि लोक व्यवस्था के आधार पर यह भाषण और अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का युक्तियुक्त निर्बंधन है। इस धारा का उद्देश्य केवल ऐसी गतिविधियों को दंडनीय बनाना है जिसका आशय या जिसकी प्रवृत्ति हिंसा का सहारा लेकर अव्यवस्था फैलाना या लोक शांति को विघ्न डालना है। इस निर्णय से आप भली भांति समझ गए होंगे कि देशद्रोह का कानून किन लोगों पर अप्लाई होता है। हम देखते हैं कि कुछ मामले बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोर लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसे लोग हमें बाहर नजर आते हैं। उन लोगों के खिलाफ ऐसा मामला पुलिस अनुसंधान में भी नहीं टिकता, और अगर वहां पर उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हो जाती है तो न्यायालय में ऐसे आधारहीन मुकदमे नहीं टिक पाते हैं और ऐसे ज्यादातर लोग बरी हो जाते हैं। इसलिए इस तरह के मामलों में सजा का रेशियो बहुत ही कम हो जाता है। इतना सब कुछ समझने के बाद और इस देशद्रोह की परिभाषा को समझने के बाद, इस देशद्रोह के इस कानून को समझने के बाद अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि फिर ऐसे लोग जो ऐसी कार्रवाई करते हैं, कुछ अनर्गल बोलते रहते हैं या भारत या देश के खिलाफ बोलते रहते हैं, इन लोगों के खिलाफ अगर इस धारा में कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो और कौन सी धारा है जिसमें कार्रवाई होनी चाहिए? तो उसको जानने के लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना होगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप देशद्रोह के इस धारा के संबंध में क्या राय रखते हैं। क्या इस धारा का अभी भी हमारे कानून में रहना जरूरी है अथवा इस धारा को अब हमारे कानून से हटा दिया जाना चाहिए? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।